2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीट 230 है, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत में 116 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन चुनावी समीकरण को जो नतीजा आया था वो ऐसा बन जाता है, किसी भी पार्टी को, न कांग्रेस को न बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाता है। कांग्रेस को वहीं 114 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को 107 सीटें। वहीं 4 निर्दलीय विधायक आते हैं और 1 सपा से और 2 एसपी से, बीएसपी से। अब ये आंकड़ा इतना अब दिलचस्प हो गया था कि यहाँ पे बहुमत में तो वैसे कांग्रेस सरकार बना लेती है, एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के साथ में मिलकर के। वहाँ के मुख्यमंत्री भी घोषित हो जाते हैं, कमलनाथ सिंह। लेकिन उस रात, एक ही रात में पूरा गेम पलट जाता है और पूरी सरकार गिर जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। और वहाँ पे केवल 17 दिन के अंदर ही अंदर कमलनाथ को वहाँ से रिजाइन करना पड़ता है और शिवराज चौहान की सरकार बनती है बीजेपी की। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर जिम्मेदार थे, हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में फिर दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा इलेक्शंस। इसमें कौन सी पार्टी दोबारा से जीत करके आएगी, इसके भी हम मायने देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मध्य प्रदेश के काफ़ी फेमस एक पत्रकार हैं, इनका नाम है ब्रजेश राजपूत। इन्होंने जो उस रात में हुआ था वो 17 दिन के अंदर हुआ था। इन्होंने इसी पूरे एपिसोड पे एक बुक लिखी है, वो 17 दिन। इस बुक का नाम है वो 17 दिन और राइटर है ब्रजेश राजपूत। आप आज भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये बुक आपको मिल जाएगी। इस बुक की समरी को समझने की कोशिश करेंगे। 3 मार्च को मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जबलपुर के अंदर साधुओं के साथ में एक मीटिंग करते हैं। लेकिन तभी शाम को दिग्विजय सिंह, वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश से ही उनका ट्वीट आता है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और उनकी सरकार में विघटन डालने का काम लगातार लगी हुई है। इस ट्वीट से देख करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खलबली मच जाती है। वहीं शाम को फिर दोबारा से उनका ट्वीट आता है कि एक उनकी विधायक है रमाबाई, उनको चार्टर प्लेन, भोपाल से चार्टर प्लेन के द्वारा गुड़गांव में ले जाया गया है। वहीं वो देरी नहीं करते, दिल्ली से तुरंत पहुंच जाते हैं गुड़गांव में और अपना रूम वहीं पे बुक करवा देते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कॉल करते हैं अपने बेटे जयवर्धन के पास में। और कुणाल चौधरी एमएलए थे और जीतू पटवारी, ये भी कांग्रेस के मंत्री थे सरकार में, कमलनाथ की सरकार के अंदर। इनको तुरंत ही गुड़गांव आने के लिए बोलते हैं। लेकिन अचानक दिलचस्प बात यह है, जिस चार्टर प्लेन से ये गुड़गांव के लिए जा रहे थे उसी में इनको शिवराज सिंह भी मिलते हैं, यानी कि अपोजिशन विपक्षी पार्टी के नेता थे शिवराज सिंह, वो भी मिलते हैं। और इनके ऊपर में इनको जब ये कुणाल सिंह इनको पूछते हैं, कुणाल चौधरी, कि आप कहां जा रहे हैं, तो ये बताते हैं कि मैं पार्टी के कार्यालय दिल्ली जा रहा हूं पार्टी के काम से। ये भी बता देते हैं हम पार्टी के काम से। लेकिन जैसे ही प्लेन पे, एयरप्लेन से उतरते ही कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी और इनका पीछा करते हैं। वहीं पे चकमा देकर के शिवराज सिंह की गाड़ी कहीं गायब हो जाती है। ये सीधे इनका टारगेट फिक्स था, ये आईटीसी ग्रैंड होटल गुड़गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, बताए हुए होटल के अंदर। लेकिन वहां पे पहले से ही कांग्रेस के ये सख्त थी कि बीजेपी ने कांग्रेस के 4 विधायक वहां पे रुके। इसके छापामार गिरोह के पास में उन जो बीजेपी ने जिन कांग्रेस के विधायकों को पकड़ रखा था, उनके रूम नंबर और मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिए थे और उस लोकेशन पे ये गुड़गांव में जैसे तैसे उस होटल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इनको काफी दिक्कत होती। हरियाणा के अंदर तत्कालीन सरकार बीजेपी की थी, तो वहां पे बीजेपी की जो स्टेट पुलिस थी वो गवर्नमेंट की मदद कर रही थी, कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। उनके पास में ऑर्डर थे। ये जैसे तैसे होटल के अंदर एंट्री ले लेते हैं और अपना रूम बुक कर लेते हैं। वहीं पे ये डायरेक्ट में अटैक करते हैं होटल के रूम नंबर 308 में, जहां पे कांग्रेस के विधायक 70 साल की उम्र के साहूलाल जी ठहरे थे रूम नंबर 308 में। वहां पे जैसे ही अटैक करते हैं तो वहीं पे एक बीजेपी का जत्था भी आ जाता है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे विवेक भदौरिया। वो आकर के इनमें हाथापाई हो जाती है दोनों में, वो इधर इनको खींचते हैं। गुरुग्राम के मानेसर के एक होटल में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच भारी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दावा यह किया था कि गुरुग्राम के मानेसर के 5 सितारा होटल में कांग्रेस के 4 निर्दलीय विधायकों को रखा गया है और उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह, उनके बेटे और सूबे में मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जीतू पटवारी मानेसर के इस होटल में पहुंचे और अपने विधायकों को छुड़ाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने आरोप यह लगाया है कि दिग्विजय सिंह के साथ धक्का मुक्की की
उनका आरोप यह भी है कि हरियाणा पुलिस की मदद से उन्हें अपने विधायकों से मुलाकात नहीं करने दिया गया। वो इधर खींचते हैं, लेकिन जो साहूल इनकी खूब कहासुनी होती है और ये इसकी उस वक्त की मीडिया में ये इसकी काफ़ी एक तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन ये साहू लाल को बीजेपी का एक विधायक इनको कमरे के अंदर लॉक करने में सफल हो जाता है। वहीं से ये जीतू पटवारी वहाँ से भागते हैं, क्योंकि उनके हाथ से साहू लाल तो निकल ही गए थे। वो रूम नंबर 307 में पहुँचते हैं, जहाँ पर कांग्रेस की एक विधायक थी, उनका नाम था रमाबाई। वो ठहरी हुई थी अपनी बेटी के साथ में। वो शिकायत करती है कमलनाथ सरकार के अंदर अपनी मेरे को ये समस्याएं, उनको जैसे तैसे मनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के भी लोग आ जाते हैं और उनको अपनी साइड में कांग्रेस वाले करने में विजयी मतलब सफल हो जाते हैं और कई सारे विधायकों को भी वापस लौटाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसी नेशनल मीडिया के अंदर ये खबर चला दी जाती है कि ऑपरेशन लोटस को चलाने में बीजेपी असफल रही मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन शाम को खबर आती है कि कांग्रेस के बीजेपी ने 4 विधायकों को बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया है। इनके पास में ये समस्या थी कि कांग्रेस के 4 विधायक बेंगलुरु के अंदर शिफ्ट किए गए थे। उनको न तो इनका होटल का पता था और उनके फोन नंबर को भी बंद कर दिया गया था। बीजेपी ने यहाँ पे चालाकी से काम किया, जिसमें गुरुग्राम के अंदर इनके फोन नंबर ट्रैक करके इन्होंने रूम नंबर का पता लगा लिया था उस होटल के अंदर। लेकिन उन्होंने बीजेपी जो कांग्रेस के विधायक थे उनको पहले से ही फोन नंबर को ट्रैप करके बंद करवा दिया था। उनको नए सिम दे दिए गए थे, यानी कि घर से बात करने की भी एक फिक्स टाइमिंग हुआ करती थी, ताकि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स हैं उनको न पता चल जाए कि ये इस होटल में रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश में ऑपरेशन बदलापुर लॉन्च कर दिया जाता है। ऑपरेशन लोटस के जवाबी रूप की कार्रवाई में संजय पाठक, उन्हीं की सरकार, कांग्रेस के विधायक थे, वो बेंगलोर के अंदर बीजेपी के पाले में जाकर के बैठ गए थे। उनकी 2 खदानों पर छापे मार दिए जाते हैं, यानी उनको बंद कर दिया जाता है। कमलनाथ भी घबरा चुके थे कि उनकी सरकार भी जाने वाली है। वहीं पे जो केंद्र के अंदर मंत्री हैं नरेंद्र तोमर के यहाँ पे बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और शिवराज सिंह और कई सारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे पहुंच करके ये मीटिंग करने लगते हैं कि वो कैसे भी करके भोपाल के अंदर सरकार बनाने में सफल हो सकें। वहीं इसी पॉइंट पे एक और सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी कि कांग्रेस के काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे ज्योतिराज सिंधिया। उनका एक भी बयान नहीं आया था बीजेपी के खिलाफ में, नहीं उन्होंने एक भी ट्वीट किया था, नहीं किसी इंटरव्यू में। तो ये मंशा साफ हो जाती है कहीं न कहीं वो बीजेपी से नहीं मिल गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने उनके पीछे विवेक तनखा को भेजा उनका मुआयना लेने के लिए कि उनकी क्या राय है। तो उनको पता चलता है कि उनके खेमे के काफ़ी सारे विधायक उनकी जो पार्टी के अंदर उनको इज्जत नहीं मिली है, जो पद नहीं मिला है, इससे नाराज हैं, न कि बीजेपी से। वो उनको जैसे तैसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर ये समझिए कि तीन मोर्चे खुल गए हैं। एक तो ज्योतिराज सिंधिया के यहाँ दिल्ली में, और एक भोपाल के अंदर, एक बेंगलुरु के अंदर। अब इन तीनों मोर्चों में अपनी अपनी गुटबाजी होने लग रही थी। आप समझ ही सकते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के नाम पे इन देश के नेताओं ने किस हद बाई हद तक पहुंच चुके हैं, कितनी बुरी गंदी चीज तक ये पहुंच सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। कि आप और मैं वोट दे करके जिस रिप्रेजेंटेशन को भेजते हैं हम वोट दे करके, और वही ऐसे काम करने लग जाता है कि कुछ रुपयों के लालच में दिग्विजय सिंह ये भी बताया था कि उनको रुपयों के साथ में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। आप सोच सकते हैं कि कुछ रुपयों के लालच में ये नेता 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। उसमें 3 कांग्रेस के थे, बिसाऊलाल सिंह जी, रघुराज खनसाना जी, हरदीप डांग जी और एक निर्दलीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी। इनके सारे फोन उन्होंने छीन लिए थे, फिर संपर्क नहीं कर पा रहे थे। क्या ऑफर था सर कांग्रेस के एमएलएज को? क्या ऑफर दिया गया था? कितने पैसे? नहीं मालूम सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से मैं एक बात कहता हूं, मैं बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं। और इसमें जो मैंने कहा था, जो एमएलए का सूचना मुझे मिल रही है वो यही था। पहली किस्त 5 करोड़, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त, और थर्ड किस्त जबकि सरकार गिराने के लिए ये तीनों किस्तों में दिया जाना था। इसके हमारे पास प्रमाण भी है।
जब हम चाहेंगे, जब दिखाएंगे। नेता हमारे विधायक बिक जाते हैं और बिक करके सरकार में आज भी मंत्री बन करके बैठे हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को ये सब समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर 3 फ्रंट पे लड़ाइयाँ होने लग रही थी। तीनों मोर्चों में एक नया मोड़ जब आता है 9 मार्च को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको दिल्ली जाना था होली से पहले। वहीं पे 9 मार्च को वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, यानी कि अपना इस्तीफा पत्र सोनिया गांधी को, कांग्रेस की प्रेसिडेंट को, उनको सौंप दिया और उन्होंने इस पत्र को स्वीकार भी कर लिया। अब स्वीकार करते ही ये हलचल बढ़ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब किस पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के अंदर अमित शाह के साथ में और जेपी नड्डा के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये मंशा साफ थी कि उनके साथ में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया था तो उनके साथ में 21 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था जो बेंगलोर के अंदर जाकर के बैठे थे। अब ये कांग्रेस पार्टी ने इन इस्तीफों को, अभी तक जो विधायकों के इस्तीफे थे उनको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि अगर इनको स्वीकार करते ही इनकी सरकार के पास जो बहुमत था वो कम हो जाएगा और उनकी सरकार गिर जाती। तो वहीं पे इनका जो फर्स्ट सेशन होने वाला था विधानसभा का वो 16 मार्च के दिन था। वहीं पे 16 मार्च के दिन जो वहाँ के लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने इस बात को ये कह करके टाल दिया कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो पहला सत्र है विधानसभा का वो 16 मार्च को न होकर के वो पेंडिंग कर दिया गया है, यानी कि वो अब 26 मार्च से होगा। इसी को देखते हुए ये मामला पहुंच जाता है अब सुप्रीम कोर्ट में। यह अब तीनों मोर्चे जो बन चुके थे अब किसी के पास में पावर नहीं थी इंटरफेयर करने की। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत लाया जाएगा, कमलनाथ के पास में बहुमत है या नहीं ये चेक करने के लिए। वहीं पे विश्वास मत आता है, फ्लोर टेस्ट आता है और इससे पहले ही, एक दिन पहले ही जो कमलनाथ सिंह है रिजाइन कर देते हैं, अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। अब यहाँ पे फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है और उनके जो विधायक थे जो उन्होंने पहले से ही कांग्रेस से टोर करके लाए थे उनके मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बना दिया जाता है, यानी उनको पास दोबारा से इलेक्शन होते हैं, वो पावर में आते हैं और मंत्री होते हुए उनको दोबारा से मंत्री बना दिया जाता है। ये खेल हुआ था 2018 के अंदर। इसी खेल को आप समझने की डायनामिक्स हो, अब ये रिजल्ट आते हैं कि 2023 में फिर दोबारा से चुनाव आने वाले हैं। देश की पब्लिक है वो पूरे देश के ऊपर एक सवाल बन करके आती है कि वो अब किस पार्टी को चुनते हैं, यानी कि जो जिस तरह से 17 दिन के अंदर वो सरकार कमलनाथ जी की गिराई गई थी, बीजेपी ने इतने अपने गुटबाजी के तहत जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की थी उनको खरीदा था पैसे दे करके, उनके अंदर ये फिर दोबारा से सरकार बनाने में सफल होंगे या नहीं। वहीं पर रिसेंटली आंकड़ों को देखे जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कर्नाटक में 136 सीट्स जीतने के बाद में राहुल गांधी ने तुरंत मध्य प्रदेश के लिए रुख कर दिया है और मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाली फॉर्मूले को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि हम 150 सीट के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ पर सरकार बनाएंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। उन्होंने 5 स्कीम जो 5 सूत्री फार्मूला है वो भी अपना दे दिया है कि औरतों को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा और औरतों के हर महीने खाते में 1500 रुपये दिए जाएंगे, 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और कई सारी ऐसी इस सरकार बनने पर प्रोवाइड करने का ये वायदा किया है। वहीं पे अगर बीजेपी की पोजीशन देखें तो बीजेपी की पोजीशन काफ़ी ख़राब है मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आए हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। वहीं पर कांग्रेस के क्लेम को देखें तो इस सरकार के अंदर जो मंत्रालय हैं, जो भी मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रालय हैं, उनके अंदर 40 से 50% का भ्रष्टाचार हर किसी के अंदर हो रहा है। वहीं पे किसी भी ग्राम पंचायत से ले लीजिए, एक बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए और राशन कार्ड्स के घोटाले हो गए, राशन सामग्री के अंदर भी काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं पे बेरोजगार युवा, महंगाई और इसकी एंटी बीजेपी वेव बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये दिलचस्प मुकाबला देखना होगा कि 2023 में किस दल की सरकार बनती है मध्य प्रदेश के अंदर। आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।